अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद जामी सुनो न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। ये काना में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 मासूम बच्चे हैं जो जान से गए, 5 ज़ख्मी हैं। खातून टीचर ख़ुद भी ज़ख्मी है जनरल अस्पताल में, उसकी स्टेटमेंट भी सामने है। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या, ऐसी क़यामत है जिसको बयान करने के लिए किसी भी सहाफ़ी के पास, सज्जा निगार के पास अल्फाज की कमी है। गफलत कह लेते हैं हम, अचानक तहकीकात शुरू हो जाती हैं, क़वानीन को देखा जाता है कि कहाँ गफलत बरती गई। लेकिन ये हम किसी ऐसे सानहे का इंतज़ार क्यों करते हैं? और फिर हम कमेटियाँ बनाते हैं, फिर तहकीकात करते हैं, फिर लोग गिरफ़्तार करते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर किसी नई ऐसी ट्रेजेडी का इंतज़ार करते हैं। अब ये जिन 14 घरानों के ये चश्म चराग हैं, उनसे क्या क्या ख्वाब ना वाबस्ता होंगे, उनके माँ के, उसकी बाप के, उस बच्चे के, क्या कुछ ना देखा होगा उनके लिए। लेकिन वो ख्वाब अचानक एक छत गिरने से ज़मीन बोस हो गए। एक ट्रेजेडी है, एक सानिया है जिसकी जो तकलीफ़ है, उसकी दर्द पूरे पाकिस्तान में ऑल अक्रॉस वो महसूस की जा रही है। तो आज प्रोग्राम में हम इसके ऊपर तो तफसील से बात करेंगे, और फिर जो अफ़गानिस्तान ने दावा किया है पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करने का, और साथ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो चीन के माहिरीन कह रहे हैं कि चीन को भी इसका हिस्सा होना चाहिए, ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले काना का मामला समझने के लिए आज ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब को। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे उस्ताद सीनियर सहाफ़ी जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से DIG ऑपरेशन जनाब फैसल कामरान साहब। आप तीनों का शुक्रिया। मैं बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले भट्टी साहब आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली वाक़या कब, कहाँ, कैसे काना आप गए होंगे, क्या माहौल था वहाँ पे, किस तरह की तामीरात हैं, और ये अचानक छत कैसे गिर गई? शुक्रिया जामी साहब। उसमें मामला ये है जी कि एक प्लॉट, कनाल का प्लॉट है, उसमें तकरीबन 20 से 22 घर हैं। एक कनाल के अंदर 20 से 22 घर? जी। अच्छा। कोई 1 मरले का है, कोई डेढ़ मरले का है, कोई 1 कमरे पे मुश्तमिल है, कोई 2 मरले का है। ये मुनासिब यानी 2.5 मरले से थोड़ा सा ऊपर आप जगह लगा लें कि गेट एक लगा हुआ है जिसमें से 2 बंदे बैक वक्त गुजर सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन थी, और वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन थी TR आयरन, जिसको हम T आयरन कहते हैं आम जुबान में, जिसके ऊपर टाइल लगती है। टाइल ऊपर गार्डर नीचे 2 लगते हैं। नहीं, गार्डर नहीं लगे। अच्छा, सिर्फ TR था? सिर्फ TR था। और उसके ऊपर जाहिर है कि आज के लोहे में और आज से 2-3 दिहाइयाँ पहले लोहे में बहुत फ़र्क है। पहले लोहा बहुत मजबूत होता था, अब लोहा भी ब्रायलर की तरह कमज़ोर होता है। तो वो पे जब उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन का काम, बेसिकली वो इस कमरे को नहीं मरम्मत कर रहे थे, वो पूरे घर में मरम्मत जारी थी उनकी छतों की, कि आगे बरसात आ रही है तो हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलवा के तो उसको ज़रा बेहतर कर लिया जाए। वो यूं ही लोड उस पर डला है, बच्चे नीचे तकरीबन ये थे जी 21 बच्चे थे नीचे, और 2-3 जो थे वो बाहर खेल रहे थे सहन में, और एक जो टीचर थी उनकी, जिनका आपने बताया कि जी बयान भी आया, वो पढ़ा रही थी उन्हें। और ये बच्चे वो नहीं थे कि कोई बड़ी क्लासेस के बच्चे होंगे, ABC 1 2 3 मैं देख रहा हूँ इनकी उम्रें 7 साल 8 साल जी 9 बिल्कुल साल। इतनी। एक बच्ची जरा थोड़ी सी आप कहने 14-15 साल की कोई थोड़ी सी होगी उनमें, लेकिन बाकी जितने बच्चे भी थे वो 5 साल से लेकर 11-12 साल के थे बच्चे, छोटे बच्चे थे। और उनमें से बड़े हमने ये भी देखा कि वो, अच्छा, वो जब क्लास पढ़ रहे थे तो ऊपर मजदूर और वो ठेकेदार तो नहीं होंगे, वो अपने उनके रिश्तेदार थे। उन मोहतरमा जो टीचर हैं वहाँ पे, उनके जो मियाँ हैं उनके रिश्तेदार हैं सारे। वो 14-15 लोग उन्होंने हिरासत में ले लिए हैं पुलिस ने, खातून को भी। ये पूछते हैं फैसल साहब से, मैं पूछूंगा। हाँ, कुछ देर पहले। हाँ जी। वो अब मामला ये हुआ जी कि वो छत पर जब मिट्टी पड़ी है, मलबा डाला है, तो वो छत जो है एकदम धड़ाम से नीचे आई, बच्चे नीचे थे। ऑब्वियसली वो बेचारे अपने मुजाहमत तो नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी चीज़ की आगे। क्या करते जी? तो वो दब गए बेचारे। और मलिक साहब उस्ताद मोहतरम, ये फरमाएं कि ये हम ऐसे वाक़े का, साने का इंतज़ार करके फिर इंक्वायरियाँ क्यों बैठाते हैं, फिर रूल एंड रेगुलेशन क्यों चेक करते हैं? कोई भी ऐसी ट्रेजेडी पेश आती है तो फिर मालूम होता है। अब सैलाब देख लें ना, सैलाब आता है, फिर पता चलता है जी वो दरिया के अंदर आबादियाँ चली गई थी। आपको याद है अभी पिछले साल के जब हमने सैलाब कवर किए तो सारी चीज़ें उसके बाद सब सामने आई। तो मलिक साहब, व्हाई डू वी वेट फॉर सच हैपनिंग्स, सच इंसिडेंट्स? शुक्रिया जामी साहब। बुनियादी मसला हमारा ये है कि हम अपने इदारों की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर नहीं बना पाते। ना हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है, ना हम बल्दियाती इदारे बनाकर उनको बाख्तियार बल्दियाती इदारे बनाना चाहते हैं। जो इरिगेशन का जिसका आपने जिक्र किया, जो निज़ाम पाकिस्तान का एक बेहतरीन निज़ाम हुआ करता था, आपको भी याद है कि जो नहर के किनारे थे उनके ऊपर जो बनी उनकी पगडंडी जो सड़क होती थी, उस सड़क पे जो है वो आप बड़े फख्र के साथ सफर किया करते थे, बल्कि बाज
जगहों पे मुझे याद है कि आपको परमिट लेना पड़ता था सफर करने के लिए, बिल्कुल इसलिए कि वो इन सड़कों से ज्यादा अच्छे रास्ते थे वो। आपको ये भी याद होगा कि ये जो गेस्ट हाउसेस हुआ करते थे इरिगेशन के, वो कितने शानदार हुआ करते थे। महकमा इनहार के नहरें साफ करना, उसको हर साल चेक करना, दरियाओं के बेल्ट के अंदर लोगों को जो आके वो जो लोग अंदर बैठे होते हैं उनको आगाह करना, ये जिम्मेदारी हुआ करती थी जब हमारे यहाँ इदारे काम कर रहे थे। अब मसला क्या हुआ है, अब हम कहते हैं जी कि पुलिस ने मुलजमान पकड़ लिए। भाई पुलिस तो तब पकड़ने गई जब ये हादसा हो गया या जिसके ऊपर जिम्मेदारी हम आयद करना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि एक कनाल के घर में, मैं अभी भट्टी साहब को सुन रहा था, अगर आप एक एक मरले के कमरे बनाने की इजाजत किसने दी, नक्शा किसने पास होने दिया, और एक घर के अंदर रहशी जगह पे एक कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत किसने दी। आप तसव्वुर कीजिए, आपके यहाँ जितने लोग हैं इस वक्त जो बैठे होते हैं, खासतौर पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्हें पता तक नहीं होता कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। निचले छोटे लोग जो अहलकार होते हैं वो जाते हैं, जाके एलडीए हो, बाकी म्यूनिसिपैलिटी के लोग हों, वो सारे जनाब जो आके उनको जो इजाजत दे देते हैं, वो जो मर्जी करते थे। मसला ये है कि फिर हम इंतजार करते हैं, इस किस्म का कोई वाकया हो जाता है, सारी टीमें गई हैं, वज़ीर-ए-आला साहब ने कमेटी भी बना दी, सब कुछ, जो अफसरान मौके पर पहुंचे, उन मासूम बच्चों के जनाजों में भी शिरकत कर ली। लेकिन सवाल ये है कि ये एक अमल कि हम तसलसल के साथ अपने इदारों को, उनकी कारकर्दगी को जांचें, ये कब आएगा। और दूसरी बात ये है, देखें, कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती रिहायशी इलाकों के अंदर। पूरा लाहौर भर के आपको गली मोहल्ले के अंदर अकेडमी नजर आती है। और इस वक्त भी जो एक रिपोर्ट है जामी साहब, उसके जी रिपोर्ट है जो सरकारी स्कूल हैं उनकी इमारतें मखदूश हैं। आप मुझे बताइए, जब सरकारी स्कूलों की इमारतें मखदूश होंगी और घरों में एक एक कमरे में अगर अकेडमियां बन जाएंगी, स्कूल बन जाएंगे, टीचिंग सेंटर बन जाएंगे, तो फिर इस किस्म के हादसे, ये जो जिस जिक्र छत कर रहे हैं बी भट्टी साहब, ये टीआरएम की छत के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर तो एक बंदा नहीं आप चढ़ा सकते, वो गिर जाएगी। लेकिन उसके ऊपर अगर आप इतनी बड़ी, अगर आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं और इतने बड़ा आप वहां रहना सहना जो शुरू कर देते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलेगा। मैं समझता हूँ आपको बलदियाती इदारे बनाने पड़ेंगे, बलदियाती इदारों को आपको पावर्स देनी पड़ेगी। ये सारा काम म्यूनिसिपैलिटी लेवल का है, ये इस लेवल का काम नहीं है कि आप इसको जो है किसी चीफ सेक्रेटरी साहब ने या एसीएस ने या किसी सीनियर अफसर ने जाके देखना है। हमारे यहाँ तो जुल्म, ये मैं आखिरी जुमला कह दूं, ठीक, आप देखते हैं, ठीक है मलिक साहब, मैं मजीद भी बात कर, अगर आप देखें गलियों महलों के अंदर, आज मैं इस पे मजीद भी बात आपसे करता हूँ। बड़ा अहम नुकता आपने ये छेड़ा ना बल्दियाती, ये तो असल में बुनियाद है। लेकिन फैसल साहब को मैंने अज़मत दी है, डीआईजी ऑपरेशन है, वो कल मैंने देखा वहाँ पहुँचे हुए थे, साथ दीगर अफसरान भी थे। फैसल साहब, ये जब आप कल वहाँ पहुँचे हैं तो अभी तक पुलिस की फाइंडिंग्स क्या हैं, को आपने गिरफ्तार किया और क्यों गिरफ्तार किया? सर थैंक यू वेरी मच। क्यों का मैंने जान के, ये क्यों का लफ्ज़ मैंने जान के इसलिए इस्तेमाल किया है कि अपार्ट फ्रॉम दोज आर रिस्पॉन्सिबल, बाकी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त आ रही है उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ओवर टू यू सर। इससे पहले जो भट्टी साहब ने जितनी गुफ्तगू की और जिस तरह जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने चीजें की, वो सारी आपके सामने आ चुकी। वो जगह अगर कोई बंदा वहां पे जाके जो देख सकता है, जिसने वो जगह खुद देखी है, जैसे भट्टी साहब ने आइडेंटिफाई कर दिया कि एक कनाल के अंदर वो एक मरले के भी वो जगह नहीं थी जिसके अंदर मकान बने हुए हैं, और वो जो काट काट के पीसेस, छोटे छोटे रास्ते, किसी ने अपनी दीवार खड़ी कर ली, दूसरी तरफ दीवार है, ऊपर एक तैयार छत डाल दी और वो एक घर बन गया किसी का। वो इस तरह की जगह है, क्योंकि हम वहां पे खुद थे और भट्टी साहब ने भी प्रॉब्लली उसको खुद विजिट किया है, तो इसलिए वो बेहतर उसकी मंजरकशी कर रहे हैं। इस तरह के कई घर होंगे वहां पे एक कमरे के अंदर एक खातून, एक फैमिली रहती है जिसके हस्बैंड एक रेडी लगाते हैं या जो भी मजदूरी अपनी करते हैं, वहां पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के वो अपना गुजारा करती हैं। अब वो जो टीआर की छत है उस पे भी आपने बता दिया कि ये सारी चीजें, इसके ऊपर तो एक बंदा भी एहतियात से खड़ा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपकमिंग जो बरसात है उसके हवाले से तैयारी करते हुए उसके, क्योंकि वो पिछली 2 बारिशों में उसमें लीकेज हो रही थी, वो मिट्टी वहां से कम हो रही थी और छत टपक रही थी प्रॉब्ली, उसको उन्होंने मरम्मत के लिए वो 3-4 घर के ही बंदे, वही ऊपर एक मिस्त्री और 3-4 बंदे खुद मिलके उसके ऊपर वो मिट्टी की वो जो लेप है वो कर रहे थे। तो उस पे वेट ज्यादा हो गया और तमाम गुफ्तगू मेरी बहुत ज्यादा बात करने से पहले भट्टी साहब ने भी और मलिक साहब ने भी जो गुफ्तगू कर दी वो कंप्लीट करती है सारी चीज को। ये तो हो गई तमाम चीजें। अब इसके अंदर हमने क्रिमिनल इंटेंट भी देखना है, हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी देखनी है कि कहाँ पे क्या हुआ।
अब इंटेंट तो यहाँ पे किसी का नहीं था, एक काम हो रहा है वहां पे, जानबूझ के किसी ने ये नहीं चाहा। हाँ, ये अवेयरनेस की कमी हो सकती है, ये लोगों के जहन में कि ये छत है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो वहां पे ये चीज उनके नोटिस में होती कि नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और प्रोबेबली उस खातून को कहा भी गया कि अभी यहाँ ऊपर हम काम कर रहे हैं तो ना करें। उन्होंने कहा मैं जल्दी से क्लास ले लूंगी और बस, और वो ये अनफॉर्चुनेट बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया। तो अब ये जितने लोग थे उनसे सवाल जवाब करना, उनसे ये चीजें निकालना, कहाँ पे कौन बंदा, कौन कॉन्ट्रैक्टर, किससे लिया, क्या किया, ये सारी चीजें हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने किस शख्स को गिरफ्तार किया, क्यों किया? देखें, जो मालिक है, सबसे पहले तो जो मालिक है उस जगह का, अब अनफॉर्चुनेटली वो मालिक भी है, उसकी वाइफ पढ़ाती है, वो जख्मी भी है, वो विक्टिम भी होगी, उनकी अपनी बच्ची जख्मी भी होगी, इनके जो बाकी भाई छत पे काम कर रहे थे उस मिस्त्री के साथ, उनके अपने बच्चे भी जख्मी हुए इसमें। तो ये सारे लोग एट द सेम टाइम इनसे सवाल जवाब भी करने हैं, लेकिन ये इस सारे साने के विक्टिम्स भी मैं समझता हूं कि ये हैं। अब इसमें बहुत बड़ी रीजन, आप वहां पे हर एक की ख्वाहिश होगी अपना घर या अपनी छत, तो ये उस तरह की चीज थी। अब कहाँ पे खराबी हुई, कहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था, किसने ये बना के दिया था, हमने वहां तक पहुंचना है। इनको विक्टिम की तरह, इनको गुनाहगारों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, हम उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचना बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन। लेकिन सर, एक सवाल है आपकी खिदमत में, आप पुलिस महकमे को डील कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ ये जो गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर, ये कल से हमने लफ्ज़ देखा है, इसके बारे में कोई तारीफ कानून में है और पुलिस के पास इसकी कोई मिसाल है? क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रॉम लास्ट 30 to 40 ईयर्स कमर्शियल बिल्डिंग्स हूँ, दीगर बिल्डिंग्स हूँ, लेकिन लफ्ज़ जो गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्यूशन सेंटर, अब ये जैसे भट्टी साहब ने आपको ये सारी जगह की समझाया ना जिस तरह, और मलिक साहब ने भी जिस तरह ये जगह आइडेंटिफाई की, आप वहां पे जिस तरह किसी भी घर में, बहुत सारे मोहल्लों में इस तरह होता है, खवातीन गली मोहल्लों के बच्चों को बुला के ट्यूशन पढ़ा देती हैं, ठीक है, ये उसी तरह का, ये कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि कोई गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर है, ऐसी कोई टर्म नहीं है। हाँ, इस घर के इस कमरे में इस सर्टेन टाइम के लिए मोहल्ले के बच्चों को बुला के उनको पढ़ा दिया जाता था। सबसे छोटा बच्चा जिसकी डेथ हुई 6 साल उम्र है, और सबसे बड़े की 12 साल। तो ये 6 से 12 साल के आप समझे ना कि इनिशियल क्लासेस के बच्चे, जिनको वो खातून वहां पे ट्यूशन पढ़ा देती थी इनफॉर्मली। अब देखने की जरूरत यह है कि रेगुलेशंस यस बिल्कुल होने चाहिए। फ्लॉ कहाँ पे था? जहां पे भी आप बच्चे होंगे, जहां पे भी शहरी होंगे, आपके पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है कि वो रेगुलेटेड हो। जहां पे आप लोगों, इंसानी जानों की बात आएगी, रेगुलेशंस होने चाहिए। इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, इंसामिया की नजर में होनी चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज मुख्तलिफ जगहों पे होंगी। एनीवेयर दैट इज कंसर्निंग पब्लिक सेफ्टी, उसके ऊपर उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उसमें कहा था कि ऐसी तमाम चीजें, ऐसे तमाम घर जहाँ पे कोई इनफॉर्मली कमर्शियल एक्टिविटी या इनफॉर्मल ऐसी कोई एक्टिविटी, कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं लोग बच्चों को, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होती है, तो हमें नोटिस में जरूर हो, ताकि हम पब्लिक सेफ्टी एंगल से उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। पुलिस अपने काम के मुताबिक, और बिल्डिंग वाले हैं, दीगर बहुत सारे इदारे हैं जो इनकी सेफ्टी के जिम्मेदार हैं, मेरे साथ वो सारे मिलकर मेरे साथ हैं। भट्टी साहब, ये डिटेल आपने सुन ली, मलिक साहब ने बड़ा हम नुकता उठाया करनी है आपसे भी और मलिक साहब से। मैं समझना चाह रहा हूँ, देखें, ये जो जिन घरानों के ये बच्चे ख्वाब असल में ये जमीन बुर्द हुए हैं, तो उनकी ट्रेजेडी का तो हम इहाता नहीं कर सकते, बट ये फैमिली, अभी यही सब भी बता रहे हैं, वो भी विक्टिम है जी, वो भी देखें। अब वो फैमिली जिन्होंने ये घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, उनके क्या हालात हैं, वो क्या बताते हैं, क्यों वो मजबूर हुए कि इस बंद कमरे में छोटी सी जगह पे ये सब करने के लिए? जमी साहब, जिस घर में 400 से 500 रुपए एक दिन में आते होंगे, मुझे आप बताइए, वो क्या बिजली का बिल दे सकता है? दूसरी बात, क्या वो पानी, अगर उसने मोटर लगाई हुई है तो मोटर भी चलनी है तो बिजली से चलनी है, क्या वो मोटर का बिल दे सकता है? जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कनाल में छोटे छोटे घर हैं, और उनको रेगुलेट कौन करता है? ये टीएमए का काम होता है, जो वहाँ की तहसील म्यूनिसिपल। इनके शौहर क्या करते हैं? इनके शौहर फल की रेडी लगाते हैं जी, फल फरोश है। अच्छा, अब फल फरोश, वो जाहिर है छोटी रेडी थी, वो रेडी भी वही मैंने देखी वहाँ पे, वो भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं, वो सीधा सी रेडी थी, वो भी टूटी फूटी। हाँ, ये हल्के में मैं आपको बता दूं कि ये हल्का जो है, इसमें आपको सोलर, घरों के ऊपर सोलर सिस्टम भी लगे नजर आए मुझे,
और वहाँ पे 3 फेज मीटर भी थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग वहाँ पे अच्छे भी होंगे, लेकिन सड़कें कोई नहीं है वहाँ पे। सीवरेज सिस्टम है लेकिन सड़कें नहीं है वहाँ पे, और पानी का निज़ाम भी मेरा ख्याल है पीने का वहाँ सारे। और ये बड़े मशहूर यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ से इलेक्ट होते रहे माजी में भी और अब भी। आपके जो हैं यहाँ से ये हल्का बेसिकली बिलोंग करता है, अगर आप ले सकते हैं नाम तो मैं ले लेता हूं। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। कि वो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है। नहीं बताना चाहिए, ये हल्का उनका है। तो अब मामला ये है जी कि उनके बहुत सारे एडवाइजर्स, बहुत सारे उनके असिस्टेंट्स, ये तो फिर इसका मतलब है वो जो रहे हैं वहाँ पे तो कई पोश इलाके भी हैं फिर। जी बिल्कुल हैं। आप अगर मेन काना रोड पे आ जाए तो वहाँ पे आपको दुकान की जो छोटी सी दुकान है ना 5 फुट बाय 5 फुट की, उसका किराया आपको देना पड़ता है 80,000 रुपया। ये उस मेन रोड से तकरीबन आप समझ लें कि 10 मिनट की ड्राइव पे ये इलाका है, ये एरिया, ये ईदगाह कहलाता है बेसिकली। लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये हाल है। 10 नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और वहाँ ये हाल है। वहाँ ये हाल है, वो कच्चा बिल्कुल मेन रोड जो है वो कसूर रोड। अब ये जो बात आपने की है ना ये बड़ी अहम है, क्योंकि उसूली तौर पर हमारे यहाँ बानी ये तस्वुर गया ना कि एमएनए अगर है तो एमएनए से बिल्कुल कुछ निज़ाम आपने बनाया। लेकिन मलिक साहब जो नुकता आपने हाईलाइट किया था ना वो इंपॉर्टेंट आई थिंक सो, तालिब इल्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बल्दियाती इदारे होते तो ये कानून साज जिनका काम तो कानून साजी करना है, इनके पल्ले तरक्याती फंड्स की कहानी ना होती, इनका काम कानून साजी करना होता। वो बल्दियाती इदारे ना देकर ये तमाम सियासी जमातें गुनाहगार नहीं है इस ट्रेजेडी की। देखिए मैं समझता हूँ सारी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। इसकी वजह यह है कि कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती इख्तियारात निचली सतह पे तकसीम हो जाएं। और अरकान असम्बली खासतौर पे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि एमएनए और एमपीए चाहता है कि फंड्स उसकी वजह से लगे, तख्तियां उसकी लगें, इलाके में जितनी डेवलपमेंट के काम है वो करवाए। बल्दियाती इदारे अगर बना भी लें तो उनके पास कोई इख्तियार ना हो। तो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा दावा किया सियासत में आने से पहले कि वो बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे। आपको याद होगा उन्होंने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पंजाब के बल्दियाती इदारे ही तोड़ दिए थे। और अभी भी मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। एबटाबाद के जो मेयर हैं उनकी कुछ दिन पहले जब उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे लिए आज स्याह दिन अजमल जामी साहब के मैं 4 साल मेयरशिप के बाद फारिग हो रहा हूँ और मैं अपने इख्तियारात के लिए और फंड्स के लिए अपनी सूबाई हुकूमतों के मिन्नतें करता रहा हूँ। यानी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। यानी आप तसव्वुर करें कि हम बल्दियाती इदारे भी बनाना चाहते हैं, बेख्तियार बनाना चाहते हैं। जी बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। महज़ब मुल्क के अंदर आजादी साहब आपने भी पूरी दुनिया में आप देखा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर म्यूनिसिपैलिटी की इजाजत के बगैर आप घर किराए पे नहीं देते। और घर आप किराए पे तब दे सकते हैं कि जहाँ जिन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहां अगर आपके घर का हीटिंग सिस्टम खराब हो तो आप किराए पे घर देने के बाद मुजरम ठहरते हैं। इसलिए कि जिस किराएदार को आपने घर में ठहराया उसके बच्चों को अगर सर्दी लग गई, मौसम की खराबी की वजह से वो बीमार हो गए तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा। ये मलिक साहब ठीक कह रहे हैं। ये तो आप अपने इन ममालिक का आप जिक्र करें, वो आप किचन में भी छेड़छाड़ कर सकते, अलहदा से आप बाहर वॉशरूम नहीं बना सकते, आपको म्यूनिसिपैलिटी की इजाजत चाहिए। और आप ये देखें ना अलमिया, एक और देखें, पाकिस्तान की कुछ जो पॉश आबादियां हैं लाहौर में इवन, वहां आपको जो उनकी इंतजामिया उनसे इजाजत लेनी पड़ती है कि मैं फलां तामीर करना चाह रहा हूँ, एनओसी लेना पड़ता है आपको बड़ी बड़ी सोसाइटियों में। ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर अगर इत्तलाक है तो गरीब बेचारे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जामी साहब ये जब 2001 का आया था बल्दियाती कानून जब आया जी उसमें सारी चीजें म्यूनिसिपैलिटी के पास चली गई थी। आपने नक्शा बनाना है म्यूनिसिपैलिटी से, आपने अप्रूवल लेनी है म्यूनिसिपैलिटी से, आपने स्कीम बनानी है हाउसिंग स्कीम म्यूनिसिपैलिटी के पास आपने जाना है। यानी आपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तहसील हुकूमत के पास आपने जाना है। बस सर वो निजाम हमें अच्छा नहीं लगा, वो 2001 वाला निजाम हमें अच्छा नहीं लगा सर, वो अच्छा नहीं था। पेड़ दिया हमने इसीलिए निपेट दिया कि हम चाहते ही नहीं है कि जो नीचे मसाइल हैं लोगों के वो मिल बैठ के उनके काउंसलर, उनका तहसील नाज़म, उनका यूनियन काउंसिल नाज़म या उनका जो है इलाके का जो उस वक्त यूनियन काउंसिल हो सकती है वो आपके मसाइल हल करे। हम उनको बस महज एक जो है बल्दियाती निज़ाम का नारा देकर बल्दियाती इदारे बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी और बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब मेरे साथ हैं, दिस इज वेरी ट्रू सर। कंक्लूड करता हूँ, फैसल साहब के पास जा रहा हूँ, उन्हें जाना है। फैसल साहब ये कुछ मैंने देखा है सोशल मीडिया के जरिए, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, क्या ये बात दुरुस्त है कि पुलिस बर वक्त पहुंची थी और रेस्क्यू बर वक्त पहुंचा है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ताखीर से पहुंचा है। सर इसके ऊपर मैं बड़ा आपको फिगर्स के साथ और स्टेटिस्टिक्स के साथ बताऊंगा। सबसे पहली कॉल क्योंकि छत गिरी थी, लोगों ने कॉल की 1122 के ऊपर 4:25
25 मिनट पे 1122 पे कॉल आई। मीनवाइल 1122 से हमें रिले हुई 5 मिनट और 25 सेकंड हमारा रिस्पांस टाइम है रिकॉर्डेड, जो कि सेफ सिटी में है। और इसके ऊपर रेस्क्यू वाले वहां के एसी साहब वहां पे मौजूद थे, वहां पे एसएचओ मौजूद था, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आमतौर पे जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो 15 के अलावा 1122 के अलावा लोग पर्सनल लेवल पे कोई किसी एसएचओ को जानता है, किसी थानेदार को जानता है, डीएसपी को जानता है, लोग इनफॉर्मली भी फोन कर देते हैं। पुलिस और रेस्क्यू फौरी तौर पे वहां पहुंची, वहां का एसएचओ, एसडीपीओ, एसी वहां पे मौके पे था। ये सब लोगों ने वहां पे फौरी तौर पे, पुलिस ने भी शाना बशाना रेस्क्यू के, और ये लोगों ने मुझे बताया और उन्होंने अप्रिशिएट किया जब मैं गया हूं कि आपके पुलिस वालों ने रेस्क्यू वालों के साथ मिलके इवैक्यूएशन ऐसे की है जैसे ये भी रेस्क्यू वाले हैं। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे इस सानहा बड़ा ट्रेजिक है, हम सबको अफसोस है, हम पेरेंट्स हैं और दिल दुखी होता है इस तरह की चीज सुन के। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए कि 1122 की तरफ से और रिस्पॉन्स में यहाँ पे ताखीर नहीं थी। और इवन बड़ी गाड़ियां जो रेस्क्यू की हैं, आमतौर पे घर गिरने का, छत गिरने का सोच के फौरन हैवी मशीनरी भी मेन रोड पे आ गई थी। ये जगह मेन रोड से अंदर तंग गलियों के अंदर तकरीबन 800 मीटर है, क्योंकि मैं मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके पैदल वहां पे पहुंचा था। वो सारी गलियां एक एक जगह मैंने देखी है, उसमें ये गाड़ियां फंस सकती थी, बड़ी गाड़ियां, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी वहां पे। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से पूरी थी, हैवी मशीनरी के लिए बड़ी गाड़ियां वहां पे थी, एम्बुलेंसेज वहां पे थी, रेस्क्यू के एहलकार जाती तौर पे सारे वहां पे थे। और उन्होंने, क्योंकि वो एक मकान की वो वाली छत थी, उसमें कोई ऐसा लेंटर या बड़ी कंक्रीट के स्लैब जिसको हटाने काटने में मसला हो, वो नहीं थे, तो ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू वालों ने और पुलिस वालों ने बड़ी बहादुरी से इसको फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सकता था इवैक्यूएट भी किया। एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी भी थी, फौरन अस्पताल में ले जाया गया। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इस सारे के अंदर ये चीज जरूर थी कि रिस्पॉन्स टाइम में कोई कमी नहीं थी। मैं फैसल साहब, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एतराज ये किया जा रहा है कि अगर बर वक्त लोग पहुंच जाते तो मलबे तले से शायद कुछ मजीद जिंदा बच्चे भी निकल आते। सर, मलबे में से जिस वक्त बच्चे निकले हैं ना, और मैंने एमएस साहब से खुद भी बात की, क्योंकि वो अथॉरिटी है इसमें, जाहिर मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जिन बच्चों की डेथ हुई है, क्या इनमें से कोई सफोकेट होके हुआ है, जिससे ये अंदाजा होता कि छत गिरी थी और बच्चे वहां दबे रह गए और उस सांस घुटने से या दम घुटने से वो उनकी डेथ हुई। ज्यादातर जो बच्चों की डेथ हुई है उनको इंजरीज थी, जो उनके, क्योंकि बच्चा बड़ा नाजुक होता है और ये बच्चे सारे जूनियर क्लासेस के, छोटी उम्र के बच्चे थे, तो वो जो लोड था ना उसपे, जहां पे वो टी आयरन टूटा और जिस जगह पे गिरा, वो बच्चों की इंजरीज थी जिसकी वजह से वो मौत का बाइस बनी। लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने बच्चे थे जो आसपास थे, जिनके ऊपर उस तरह से वो मैक्सिमम लोड जिनके ऊपर नहीं आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे खैरियत से हैं और डिस्चार्ज भी हो गए। ठीक है, वो इस तरह की इसमें डिलेड रिस्पॉन्स थी, बिल्कुल ऐसी कोई बात। सही है, सही है। भट्टी साहब जी, मैं बस एक जुमला बस आखिरी कहना है जी कि हादसा है, अफसोसनाक है, या वो सानिया है, लेकिन अलमिया जो है वो गुर्बत है। ऑब्वियसली सर, वो मजबूर थे अपने सर ढांपने के लिए। ये देखे ना, रेडी फरोश की वो अहली हैं, हाँ, घर पूरा नहीं हो रहा तो मजबूर हुई ना वो, और वो कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेती होंगी, किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय कुछ करने की कोशिश की। अब इसमें जितना मर्जी हम कानून जाब्ता कायदा ढूंढते ले, अब तो कोई फायदा ही नहीं जी, कानून जाब्ते बस डरे के डरे रह गए, बल्कि वो उसी मलबे के नीचे दबा दिए जाएंगे। बहरहाल बहुत अफसोस और उनके साथ हमदर्दी है जो जिनके चश्म चिराग इस वाक़े हुए नज़र। भट्टी साहब और फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने बड़ी अहम नुक्ता यहाँ उठाया कि काश बल्दियाती इदारे और बल्दियाती निज़ाम इंटैक्ट होता तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम ज़रा अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमरीका ईरान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और बिलखुसूस जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने जिसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, उसमें चाइना क्या कह रहा है, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं, अहम पोर्टफोलियोज़ पर रह चुके हैं इस खत्ते में, बिलखुसूस पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, अमरीका, इन मामलों पर गहरी नज़र है। आप उनकी ओपिनियन देखते हैं। और हमें ज्वाइन किया अनस मलिक ने, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं, वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ हैं एशिया वन के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर देना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा कि इंडियन हैकर्स की जानिब से अगेन एंड अगेन एफर्ट्स होती हैं कि पाकिस्तानी वेबसाइट्स, पाकिस्तानी इदारों की, चैनल्स की, उनको हैक किया जाए। बट दिस टाइम एक बड़ी दिलचस्प इसमें डेवलपमेंट हुई है। नामालूम हैकर्स ने जो इंडियन न्यूज़ चैनल है ABP न्यूज़, बड़ा मशहूर और मेन स्ट्रीम चैनल है ये, तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर।
और जो एवरेज इनकी व्यूवरशिप बनती है मंथली वो 12 करोड़ से ज़ायद बनती है, उसको हैक किया। TV9 जो तेलुगु ज़ुबान में है उसको हैक किया, फ्रीडम TV उसको हैक किया, और उसके ऊपर जो इनकी एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशंस थी वो भी डैमेज हुई। वहाँ पाकिस्तान का कौमी तराना तब नशर हुआ जब इंडियन प्रेसिडेंट वो खातून जो है मुरमरी वो खिताब कर रही थी, तब ये हैक करके ये नशर किया गया कौमी तराना। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि अब जो साइबर वॉरफेयर है वहाँ तक मामला चला गया और उसमें ये डेवलपमेंट्स आपके सामने आ रही। दूसरा, अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि जी एयर स्ट्राइक्स पर कंडक्टेड ऑन द जॉइंट सेंटर्स ऑफ दाइश मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। इनकी एयरफोर्स है, तो उन्होंने कहा जी हमारी एयरफोर्स है, वो कहाँ से रातों रात इमर्ज हुई, क्या हमला किया गया, ड्रोन उनके पास कहाँ आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्ट्राइक्स का बदला था, पाकिस्तान की रियासत क्या पॉलिसी रखती है। और मैंने कल भी प्रोग्राम किया पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जिसको पाकिस्तान अब इंटरनेशनलाइज कर रहा है। कल वहाँ पे रशियन एक्सपर्ट्स मौजूद थे, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स मौजूद थे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा अनस आपके पास जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब से बात कर लूँ, स्पेशली अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, ये एयरफोर्स कहाँ से पैदा हो गई अफगानिस्तान की, और ये जो ड्रोन पाकिस्तान ने मारे 4 उनके, ये कहाँ से मिल रहे हैं ड्रोन? ये कब से खुद कफील हुए ड्रोन बनाने के लिए? देखिए, बेसिकली बात यह है कि ये ड्रोन इनको या इजराइल या इंडिया देते हैं। हमने इनके, जब हमने बगराम एयरफील्ड पे अटैक किया था, स्ट्राइक की थी, तो हमने 100 के करीब ड्रोन वहां पर तबाह कर दिया था। ठीक। हमने वहां पर 40,000 से 50,000 इनके अमेरिकन साथ के जो वो वेपन नहीं छोड़ के गए, राइफल्स, वो तबाह कर दी, नाइट विंग गॉगल तबाह कर दी, वक्तबंद गाड़ियां उड़ा कर रख दी, इनकी हमने कमर वही तोड़ दी थी। ये रूडिमेंट्री बिल्कुल जो पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहे थे, आते हमने जो ही ये हमारी एयर स्पेस सेंटर में हमने चारों गिरा दिया। दिस शो कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में कितना अलर्ट है, कितने वो 24 घंटे वो हाईली अलर्ट वो देख रहे हैं। उसके बाद ये सिर्फ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने। ना इनके पास एयरफोर्स है, ना इनके पास कुछ है। हम बड़े ओपनली जाते हैं, हम तो भी ज्यादा नहीं इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें अफगान अवाम की बड़ी परवाह है। वी हैव रियली लॉट ऑफ सिंपैथी। बड़ी उन्होंने मिजरी गुजारी है। ये अफगान वॉर पे, रशियन वॉर में, अमेरिकन के साथ अभी भी मिजरी। इनको देखिए, ये 14-15 का टोला बैठा हुआ है, ये थोड़े लुटेरे हैं, थैंकलेस लोग। इनको इन्होंने कमिटमेंट की थी दोहा में, हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर एक और कहा कि 6 महीने में हम जनरल इलेक्शन करवाएंगे और अफगान अवाम अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेंगे, वो भी नहीं कराए। 4.5 साल हो गए। किसी दुनिया में किसी मुल्क से इनके सफारती ताल्लुक करते हैं सिवाय रशिया। आप इमेजिन करें, ये इनका हाल है। अमेरिकन $40 मिलियन पर वीक इनको दे रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। दिस इज द थिंग पाकिस्तान नीड टू टॉक टू देम नाउ। उसके बाद $7.2 बिलियन का वेपन हम छोड़ के गए। क्यों छोड़ के? वी ऑल नो व्हाट इज द रीजन। कि अफगानिस्तान रिमेन वोलेटाइल। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम रहेगी तो बलूचिस्तान में प्रॉब्लम रहेगी। सीपेक नहीं मिलेगा, सीपेक नहीं मिलेगा, हम तरक्की नहीं करेंगे। सिंपल। और हमारी सेंट्रल से कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो हमने इसके बाद इनके ये इनको अच्छा किया। फिर ये अपने वहां पे टेंशन डालने मिजरी उनकी, वो बेचारा क्या वहां पे जिंदगी है मुझे पता है। खवातीन की, ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की, जितना पैसा मिल रहा है सारे इनकी पॉकेट्स में जा रहा है। कोई वहां पर वो नई डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, नथिंग हैज हैपेंड। और ये जिसकी वजह से ये इनका हाल है। और उसके बाद ये आपके सामने जब यहाँ आते हैं, इनमें जब भी अभी भी आप कराची पे जो मारे गए एक जहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्द मारे जाते हैं, 1, 2, 3 अफगानी मिलते हैं। मीन अफगान तालिबान रजीम की इनको सरपरस्ती हासिल है। दैट इज आल्सो देयर। देन दे कांट मैच। हमने ये अभी हमारे से इतने खौफजदा हुए, यकीन करें जी, दे डोंट कन्फ्रंट आवर रेगुलर ट्रूप्स को। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्स को मुकाबला नहीं करते, उनको अवॉइड करते हैं। दे गो फॉर वेरी सॉफ्ट टारगेट, जैसे शादी घर हैं, खवातीन हैं, ये अवामी इज्तिमा है, वहां जाके इस तरह की हरकतें करते हैं। एंड दैट्स एंड टू शो वी आर रेलेवेंट। अदरवाइज दे इनमें जो बाइट थी वो खत्म हो चुकी हुई है। बिल्कुल ठीक। अभी आपके सामने 25 मारे बुजाड़ में, 4 इनके अमीर से एक जाके मारे, कमांडर को मार दिया। इन्होंने ह्यूमन शील्ड में सारे इनके कमांडर ने सिविलियन आबादी में, सिविलियन लोगों घरों में छुपे हुए जाके कि हमें ये मारा नहीं, ह्यूमन शील्ड पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वी अवॉइड कोलैटरल डैमेज बिकॉज ऑफ ये हमारे ताल्लुकात है अफगान से।
लेकिन एनएफ इज एनएफ। हमने एज ए हार्ट सेट फैसला किया हुआ है कि अब हमने इनसे यहाँ पर बात करनी है, सही, और जहां ये करेंगे उससे हम 10 गुना ज्यादा नुकसान करेंगे, एग्जैक्टली वेट लेंगे। बिल्कुल ठीक, अभी भी ऐसा है कि अभी और करेंगे, ठीक, जो इनके ये ड्रोन छोटे मोटे रह गए ना ये भी हम उड़ाएंगे। आप देख, वी आर वेरी केयरफुल कि जहाज कौन सा इंडियन आता है सेंट्रल एशिया की तरफ से, हम जहां जो सामान उतरेगा वहीं जाकर उनको मारेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर से मेरे साथ रहिएगा करीब आप देखिए जी। ये जाएंगे कतर के पास, सऊदी अरब के पास या तुर्की के पास, ये हमें मेडिसिन कराओ, लेकिन मेडिसिन उस वक्त होगी जब ये इन राइटिंग तैयार होंगे, देने के डॉक्यूमेंट इन राइटिंग तैयार होंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूं। अनस मलिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अनस, मैं जानूं कि अब स्टेट की पॉलिसी क्या बनी, यानी हमने डीप डाउन इन अफगानिस्तान टारगेट करना है, चाहे बदले में इस तरह की उनकी कार्रवाइयाँ हों, और फिर जो क्रैकडाउन की खबर थी कि जो इलीगल अफगान्स यहाँ रह रहे हैं, जैसे ही वो कराची रेंजर्स वाला वाक़या पेश आया, दोबारा से खबर आई कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है, गिरफ्तार करना है। कोई डेडलाइन दी गई है, कोई इस बारे में वाजे किया गया अपनी पॉलिसी को? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है IFRP, उसके तहत हमने देखा कि 2,54,000 से ज़ायद जो हैं वो अफगानान जो कि इलीगली रह रहे थे, गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे, कम से कम वो तो UNHCR का डेटा कंफर्म करता है कि उनको यहाँ से पाकिस्तान से निकाल दिया गया था जब से ये 1 नवंबर 2024 से ये प्लान नाफिजुल अमल है। तो उस तनाजुर के अंदर हमने देखा, लेकिन रियासत की पॉलिसी इस मामले में बड़ी क्लियर हमें नजर आती है। एक नो नॉनसेंस अप्रोच है। अगर अफगान साइड बात करके मामलात को हल करना चाहती है तो रियासत बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फोकस यही रहा है कि बातचीत के जरिए ही मामला फाहम तफहीम के जरिए ही हल हो। लेकिन अगर एक तरफ बातचीत हो और दूसरी तरफ जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं वो ना रुकें, तो पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर, राइट टू सेल्फ डिफेंस जो कि गारंटी करता है, तो उसके तहत वो कार्रवाई करने का हक रखता है, और ना सिर्फ हक रखता है बल्कि उसको एक्सरसाइज भी करता है। तो मेरे ख्याल से रियासत ने इस मामले में अपनी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियरली लेआउट कर दी है कि नो नॉनसेंस अप्रोच है। अगर तो बात करना चाहेंगे तो बात के जरिए हल हो सकता है, और अगर बात नहीं करना चाहते और हमले दोगली पॉलिसी रहती है तो पाकिस्तान काइनेटिक अप्रोच के जरिए उन दहशतगर्दों के ठिकानों की खत्म करने, किला कवा करने की ना सिर्फ कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है, बल्कि प्रिसाइज इंटेलिजेंस भी रखता है कि अगर तालिबान कार्रवाई करने से कासिर हैं तो पाकिस्तान खुद जाके कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वहीर साहब, आपने अभी अपने तबसरे में कहा कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती, हालांकि वो मशरक़ वस्ता के हमारे दोस्त ममालिक, चाइना एक ज़माने में, ये सब इंगेज रहे। चीन ने तो फॉरेन मिनिस्टर्स भी बुलाए वहाँ पे। क्यों नहीं हो सकती इनसे बातचीत? क्या वजह बनी है? हमारी डिमांड है क्या कि किस सूरत में बातचीत होगी? और अब क्या हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा या दोबारा कतर के पास जाना पड़ेगा या सऊदी अरब? देखिए, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल है। दे हैव टू शो सम प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस क्या है? They have to verifiable information they are taking certain action against Mr. Farage, people Hindustan context. अगर उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने से ये रोक रहे हैं और कहीं कामयाब हो रहे हैं, and we have all the means to get information, then we are ready के मीडिएटर जाएं, बात करें, और उसके बाद इन राइटिंग हमारे डॉक्यूमेंट साइन करें। डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद एक बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म बनाया जाए, और उसको फिर उसके बाद वो उसको काउंटर साइन करे मीडिएटर, और मीडिएटर ये भी डिसाइड करेंगे कि किसकी गलती है ताकि उसको पेनलाइज भी किया जाए। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। होता ही नहीं है। इन्होंने जब ये लास्ट टाइम इन्होंने हमारी पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी सारी पोस्टों ने सफेद झंडे खड़े किए, तुर्की ये कतर में जाके मुज़ाकरात हुए, इन्होंने सब बात मान ली, एंड देन दे वुड से दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम काबुल से या इंडिया से कि वो साइन नहीं होगा। अगर यू डोंट साइन then how you can say it is authenticated? जब आपको डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं आप कर रहे, तो मतलब आपके कहीं ना कहीं बैक द माइंड में है कि आप पे फतूर है, आपने इसको वायलेट करना है, और वो उन्होंने किया। दिस इज अ प्रोजेक्ट। तक कि वहां पर गया हुआ था फॉरेन इनकम मिनिस्टर, तो इन्होंने उस वक्त जाके, आपको याद है हमारी पोस्टों में अटैक किया, हमने इनके कोई 30 पोस्टिंग कैप्टन की, 1500 करीब इनके दहशतगर्दों को मारा, इनके बख्तबंद गाड़ियां, वेपन, एमुनिशन दबा के हमने तबाह कर दिए, सफेद झंडे खड़े कर दिए, फिर मुज़ाकरात किए हमने, चले ठीक है वी डू। ये अभी भी इसी तरह करेंगे, लेकिन देन दे शुड बी सम फाइनल वे आउट। एंड आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि एक अपने रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करे। सिक्योरिटी हेड जितने ममालिक के, सेंट्रल एशिया के, ईरान के, चाइना के, पाकिस्तान के, कंट्री के तमाम
इवन इंक्लूडिंग रशिया, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस करें, वी शुड फाइंड अ वे आउट टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन अ वे कि ईरान की अफगानिस्तान किसी तरीके से भी जो है वो इसको स्टेबलाइज किया जाए, ठीक, सारी एफर्ट की जाए, यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पुश आउट किया जाए। ओनली देन दिस रीजन कैन फ्लरिश इकोनॉमिकली। क्योंकि देखें, अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो आप खुद सोचें, सेंट्रल एशिया से पूरा उनका जो रसद का सामान है वो अफगानिस्तान के थ्रू आएगा, बलूचिस्तान हमारी कनेक्टिविटी होगी, बलूचिस्तान जाएगा गवादर, और आगे अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडी अवेलेबल है। काशगर से चाइना का सामान चलेगा, 9 दिन में गवादर आएगा, आगे दुनिया की मंडी अवेलेबल है। चाइना को 90 दिन लगते हैं अगर बाई सी जाता है, रास्ते में अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलाका स्टेट्स, देन साउथ चाइना सी जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो जाते हैं 90 दिन, और रास्ते में सारा ये एक्सपोज्ड है। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी इकोनॉमिक तरक्की करनी है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु डोंट वांट कि पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री, बेस्ट जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेस्ट लड़ाका फौज, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्क को पता में करेंगे। यू विल बी नॉट लिसनिंग टू एनीवन वर्ड। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम यू मस्ट जी ठीक, फ्रैंकली करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, साथ रहेगा। नाउ आवर स्टेटस गॉन वेरी हाई। अभी हमारे पास हम रीजन के स्टेबलाइजर बन गए हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमने इतना बड़ा पीस मेकिंग का काम किया है। अमेरिका भी हमारी बात सुनता है, डायरेक्ट सुनता है, हमें इंडिया के प्रिज्म से नहीं देखता। नाउ वी शुड पुश अमेरिकन्स के व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर द वर्ल्ड पीस। वी डिमांड ओनली वन थिंग, प्लीज स्टॉप गिविंग देम द चार्ज। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी इंतहाई मुख्तसर सी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम 2 इश्यूज अभी पेंडिंग है। एक तो मैंने इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर आपसे बात करनी है, दोनों से रन से मैंने अफगानिस्तान के ऊपर जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई थी वो कहाँ स्टक हुई। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अनस, ये जहाँ बात रुकी हमारी ब्रेक से पहले, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली टेक्निकल सतह पे कोई मुज़ाकरात की बात चली थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कुछ डिनाइल भी उसके ऊपर आया, कभी चाइना लेड एफर्ट्स थी, फिर ये कतर वगैरह की कहानी भी उसमें सामने आती है। क्या स्टेटस था उस खबर का? क्या वाकई ऐसा हुआ अभी राइट एज ऑफ नाउ? इज देयर एनी एंगेजमेंट? देखिए जामी साहब, जो उरुमची के अंदर बातचीत का सिलसिला हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफगानिस्तान ने कम से कम 4 कमिटमेंट्स पूरे करने थे, और वो 4 कमिटमेंट्स पाकिस्तान से मुताल्लिक ये थे कि एक तो उन्होंने दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको ख़त्म करना था जो पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए थे। दूसरा ये कि ऑफिशियल बैन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वो उनको इशू करना था। तीसरा ये कि उनको एक फतवा ईडिक्ट जिसको हम कहते हैं फ्रॉम हैबतुल्लाह ज़फ़र जो उनके अमीर हैं अफगान तालिबान के, उनके वहाँ से आना था। और चौथा ये कि इस सब की एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान और चाइना को कम्युनिकेट करना था। अब इन चारों में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से उनकी एक ऑर्डर आया कि कोई भी असला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, और पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसमें वो असला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसके लिए लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। ये किया गया। दूसरा ये कि तालिबान की जानिब से एक दावा किया गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को का किला कमा कर दिया है, और उसकी जब ग्राउंड वेरिफिकेशन की गई दोनों पाकिस्तान और चाइना की जानिब से अपने अपने जराए के जरिए, तो जो तालिबान का जो दावा था वो मायना खेज दावा नहीं था उनका। तो उसके बाद अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है, और इसीलिए उरुमची 2 का जो सिलसिला जिसके ऊपर कभी तकनीकी सतह के ऊपर बातचीत की बात कर रहे थे, इस तरह की फिलहाल जब तक मैं आपसे बात करूं तब तक कोई बात तख्लीक नहीं की गई है, और ना हमें नजर आती है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी स्टेट का एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म नहीं करता, उनकी पुष्टपनाही अफगान तालिबान ख़त्म नहीं करते, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। और अब ये बात चीन को भी अच्छी तरह समझ में आ रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले जब बाजोड़ का अटैक हुआ और पुलिस लाइन्स के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके फौरन बाद ही चेमेगोइयां हो रही थी कि शायद अफगानिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तान की कार्रवाई होगी, लेकिन उसके फौरन बाद जो है हमने देखा कि चाइनीज स्पेशल ऑनवॉय जो अफगानिस्तान के लिए थे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया और अफगानिस्तान का विजिट भी किया। तो बातचीत चाइना ने कोशिश की है कि जो गैप्स थे उनको ब्रिज किए जाएं, लेकिन बात बिल्कुल सामने वाज़ेह है कि अनलेस के अफगान तालिबान रजीम जो है वो इस बात को कमिट कर सकें और उसकी सॉलिड गारंटी दे सकें, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, साथ रहिएगा। मैं ब्रिगेड साहब,
अब दूसरा मुद्दा, कल बड़ा शानदार एक इवेंट था इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर, पाकिस्तान ने उसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें रशियन एक्सपर्ट भी थे, चाइनीज़ भी थे, विक्टर गॉ भी थे, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीचेस भी हुई। बिलखुसूस मैंने मुसद्दिक मलिक साहब बिलावल को सुना, शानदार तरीके से उन्होंने केस इस पाकिस्तान का हाईलाइट किया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मुझे इंप्रेशन मिला कि एज ए विक्टर गाओ ये कह रहे हूँ कि चीन को भी इस सिंतास मुआहदे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए या उसे होना चाहिए। वाकई ऐसा है, होना चाहिए? हाउ कम इज इट पॉसिबल? देखिए 1960 में जब ये मुआहदा साइन हुआ था ना, उस वक्त चाइना वाज नॉट वेरी बिग पावर और इट वाज थॉट कि ये पाकिस्तान इंडिया नॉट रियलाइजिंग के अपर रैपिड इससे ऊपर चाइना भी है। और बेसिकली मिस्टर विक्टर गॉ इज राइट। आई ऑनेस्टली फील कि अगर चाइना साथ हो तो इंडिया की मजाल नहीं है, बिकॉज इंडस रिवर जो है ना वो आता ही जो है ना वो चाइना की तरफ, और ये इंडिया इसको जो करेगा तो वो देखें चाइनीज ब्रह्मपुत्र की साइड पर सारी जगह पे इसको पानी रोक सकते हैं, और जब वहां से पानी रुकेगा तो इनको समझ आ जाएगा जब ये इनका ड्राउट चलेगा और इनके डैम खुश्क होने शुरू होंगे तो देन इनको पता चलेगा। पाकिस्तान को चाइना को कॉन्फिडेंस मिल गया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये सेमिनार किया गया, बट द ओनली थिंग इज दिस सेमिनार मस्ट बी फॉलोड बाय इमीडिएट सर्टेन एक्शन। वो जरूरी है। सेमिनार हो गया तो इसको हमने फॉलो अप करना है कि इसकी एक प्रॉपर पेपर बनाया जाए, एंड दैट पेपर मस्ट गो टू द यूनाइटेड नेशन में और वर्ल्ड बैंक में जो इसके ये गारंटर हैं उनको जाना चाहिए। और साथ अगर इंडिया को और उसमें बड़ा क्लियर लिखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक in case failure then what Pakistan has right under so the United Chartered way. It's a life and death of 240 million people. बिल्कुल ठीक। It's not only Indus River. ये पाकिस्तान के 240 लोगों की जिंदगी, मिलियन लोगों की जिंदगी, मईशत, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी है। No compromise. Pakistan has said act of war, red line. We will use all national elements of power को इस्तेमाल करेंगे। We will first of course we must use political means, लेकिन political के means के साथ अगर उसका कोई प्रोग्रेस नहीं होती then we हमने एक इंच एरिया इंडिया का, पूरे इंडिया का, हमारी मिसाइल रेंज के अंदर पूरा एक इंच एरिया, मैंने से एक मीन ऑल डैम एवरीथिंग इंक्लूसिव, we can play hell with them, लेकिन political means पहले गवर्नमेंट को चाहिए करे। देखिए आर्मी कहाँ करे, आर्मी ने मार्केट में बता दिया ना कि हमने आप क्लाइमेटाइजेशन भी हो रही है, यहाँ पर फ्लड्स भी आते हैं, नेचुरल क्लाइमेटी भी आती हैं, फाइट टेररिज्म भी लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी लड़ रहे हैं, बट लड़ाई मार्का 3 दिन में इतने बड़े दुश्मन जिला में शिकस्त मीन वी आर डूइंग एवरीथिंग एवरीवेयर, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे साथ रहे, मैं अनस की इनपुट ले लूँ और मेरे साथ रहेंगे सर। अनस साहब लास्टली ये बताएं कि इसका जो इसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई, हाउ सक्सेसफुल वाज दैट? बिकॉज आई सॉ यू कवरिंग दैट ऑल एंड रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसके इंस्टेंटली इसका इम्पैक्ट क्या गया, और जो चाइना बात कर रहा है विक्टर गाओ की जुबानी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, कैसे वो मानी खेज होगी? लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए मेरे ख्याल से विक्टर गाओ का जो कहना है कि ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट को उसको बायलैटरल एग्रीमेंट की बजाय ट्राईपैट्रिएट होना चाहिए, और उसमें ये बात भी कंसिडर करनी चाहिए कि जो हिमालय से पानी आता है, इंडस डज नॉट फ्लो, उसका फ्लो जो है वो इंडिया से शुरू नहीं होता बल्कि हिमालय चाइना से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी मायना खेज है। लेकिन जहां तक आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगेगा, इसकी इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता, इसका कोई मैट्रिक नहीं होगा। लेकिन ये अवेयरनेस सेशन था, ये इब्तिदा है, और अब से लेके सितंबर तक जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होता है तब तक ऐसे सिलसिला, ऐसी अवेयरनेस सेशंस ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान बाकी मुख्तलिफ दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उससे ये होगा कि एक प्रेशर पॉइंट बिल्ड हो जाएगा, और उसका जो कल्मिनेशन या टिपिंग पॉइंट है वो तब आएगा कि जब सितंबर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के लिए जाएंगे और अमेरिका लेके जाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेडली जब उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी तो एक ग्राउंड पूरा ले हो जाएगा, जिसके जरिए फिर यूएस साइड भी इंगेज करेगी, करना चाहेगी कि वो प्रेशर पुट करें। यहाँ पर जो आप जिस सेमिनार का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा यूनिक पहलू ये था
ये 3 सुपर पावर्स के स्पीकर वहाँ मौजूद थे। जी, जी। रशिया से स्पीकर मौजूद थे, मौजूद थी डॉक्टर रोक्साना, चाइना से स्पीकर मौजूद थे डॉक्टर विक्टर गाओ, और लॉरी वॉटकिंस जो कि अमेरिका से फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में की रुकन जो थी वो मौजूद थी। तो ये वर्ल्ड पावर्स के स्पीकर्स का आना, बोलना और आपकी बात को कन्विक्शन से अग्री करना और उसके बाद कन्वे करना मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्चर है और सिग्निफिकेंट स्टेप है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जिसे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आपके जो रास्ता है वो आपका आसान हो जाएगा इस पूरे वेरी ट्रू। अचानक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट सर। और बगैर साहब आपके वक्त आपने तजिया पेश किया, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले आपको कुछ फुटेजेस और एक अकाउंट दिखाना चाहूँगा। हम गिला शिकवा करते हैं इंतज़ामिया का, बिल्कुल करना चाहिए, रेस्क्यू का बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी अपनी करतूतें देखें, बिलखुसूस ऐसे लोगों की जो सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे क्या पेश करते हैं और वो सब पेश करते हुए कैसी अपने जान को मुश्किल में डालते हैं और कैसे उन्हें बचाया गया। ये अभी आप एक अकाउंट देख रहे हैं, इसका नाम है उस्मान विर्क। उस्मान विर्क का ताल्लुक विरकगढ़ शेखुपुरा से है। सुल्तान ऑफ विर्क के नाम से इनका टिकटॉक अकाउंट है। वो तकरीबन 8 लाख से ज़ायद इनके फॉलोअर हैं। और आप वीडियोस देखें, डाले, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़रें, आनियाँ जानियाँ, शो शशके वो दिखाए जा रहे हैं और मतलब 8-8, 9-9 लाख व्यूज़ पर टिकटॉक में रहे। ये पहुँचे हुए थे यहाँ पे नारान में, वहाँ दरिया कुन्हार है। तो दरिया कुन्हार में जो इनका डाला है काले रंग का रिवो, ये पानी में बहता हुआ हम देख रहे हैं। 4-5 लोग इसमें, 2 पीछे 2 आगे बैठे हुए हैं और ये देखें ये डूबने के करीब है। तो दरियाए सवात में जब अफसोसनाक सामने आया था तो हमने भरपूर तरीके से उसकी कवरेज की, सवाल उठाए, इंतज़ामिया कहा थी गफलत है बिल्कुल। तो इस दफ़ा ये देखें कि फ़ौरन वहाँ पे एक रेस्क्यू कश्ती पहुँचती है, जो राफ्टिंग टीम की रेस्क्यू बोट है, उन्होंने इन 5 को निकाला, डाला डूब गया अलबत्ता ये काले रंग। अब इनके चाहने वालों का मौक़िफ़ है ये तो जी दरिया किनारे बस सुस्ता रहे थे डाले में, दरिया खुद बहा के ले गया। अब नोइंगली कि मैं सबूत के तौर पर दिखा रहा हूँ, नॉट फ्रेमिंग एनी चार्ज, कि इनकी टिकटॉक पे है क्या। वो फुटेज दिखाएं ज़रा, ये खेतों में जब चावल काश करने वाली कैफियत होती है तो ये कैसे अपना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके खेतों में घुस जाते हैं और साथ हवा, ये देखिएगा, ये इन्हीं के डाले हैं, ये इन्हीं के टिकटॉक है और आसपास लोग भी मौजूद हैं इनके चाहने वाले। अब इससे मुझे समझ नहीं आती कि साबित क्या करना चाहते हैं। ये कौन सी तफरीह है, ये कौन सा कोई फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है या कोई टग ऑफ वॉर है या कोई रस्साकशी का मुकाबला है, क्या है, किस खेल का हिस्सा ये बन रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं। और टिकटॉक पे जितनी नुमाइश और इतनी इनकी फॉलोअरशिप है वो अनबिलीवेबल। तो ये लगता है कि ये इसी सब के चक्कर में ये दरिया के किनारे या उसके अंदर उतरने की कोशिश की और भंवर में फंस गए। रेस्क्यू टीम ना होती तो अल्लाह माफ़ करे एक और ट्रेजेडी हो। इजाज़त दीजिए।